एक सफर जो समय के धूल भरे गलियारों से होकर गुजरता है। एक कहानी जो सदियों की खामोशी को तोड़ती है। द रिलैक्स ऑडियो बुक के साथ आइए सुनते हैं एक महान सभ्यता के जन्म और विकास की दास्तान। राइज ऑफ सिविलाइजेशन। भारत का इतिहास 3300 ईसा पूर्व से 1947 तक। सिंधु घाटी से महाजनपद तक बहुत बहुत पुरानी बात है। समय इतना पीछे था कि आज के शहरों, सड़कों और इमारतों का निशान भी न था। तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक सभ्यता चुपके से अपनी जड़ें जमा रही थी। वह थी सिंधु घाटी सभ्यता, करीब 3300 ईसा पूर्व से। यह कहानी शुरू होती है इसी महान नदी सिंधु के किनारे, जहां आज के पाकिस्तान और पश्चिमी भारत की जमीन है। यहां किसी राजा या युद्ध की नहीं, बल्कि शहरों के बेहतरीन नक्शे की कहानी है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां घर पक्की ईंटों से बने हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और हर घर में एक व्यवस्थित स्नान घर है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे ये शहर अपने समय से बहुत आगे थे। उनके पास बड़े बड़े अन्न भंडार थे और एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार, शायद किसी धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान के लिए। उनके पास एक लिपि थी जिसे हम आज तक पूरी तरह नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन उनके मुहरों पर बने बैल, गेंडा और पशुपति महादेव जैसी आकृतियां हमें उनके रहन सहन और मान्यताओं की हल्की सी झलक देती हैं। वे व्यापार करते थे दूर मेसोपोटामिया तक, जहां से कीमती पत्थर और धातुएं आती थीं। यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसने शांति और व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा। करीब 1700 ईसा पूर्व के आसपास यह भव्य सभ्यता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। शायद जलवायु परिवर्तन, नदी के मार्ग बदलने या किसी अज्ञात कारण से। ये शहर खंडहरों में बदल गए, लेकिन उनकी उन्नत नागरिकता की छाप हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गई। जैसे ही सिंधु सभ्यता का सूर्य अस्त हुआ, एक नए युग का उदय हुआ। इसे वैदिक काल कहा गया और यह करीब 1500 ईसा पूर्व हुआ के आसपास शुरू हुआ। इस समय नए लोग, संभवतः आर्य, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में प्रवेश करने लगे। ये लोग घुमंतु थे, घोड़ों और पशुओं के झुंडों पर निर्भर थे। सिंधु की उन्नत नगरीय संस्कृति की जगह अब गांवों और कबीलों ने ले ली। लेकिन इनके पास कुछ और था, वेद। ये 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, दुनिया के सबसे पुराने जीवित ग्रंथों में से हैं। ये सिर्फ धार्मिक प्रार्थनाएं नहीं थे, बल्कि उस समय के समाज, दर्शन और प्रकृति के ज्ञान का एक भंडार थे। शुरुआती वैदिक काल में समाज सरल था। कबीलों के मुखिया हुआ करते थे, जिन्हें राजन कहते थे, जो युद्ध में कबीले का नेतृत्व करते थे। जीवन का केंद्र गाय थी, जो धन का प्रतीक थी। लेकिन समय के साथ लगभग 1000 ईपू के आसपास, जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, चीजें बदलने लगी। लोगों ने अब स्थायी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया, खासकर गंगा नदी के उपजाऊ मैदानों में। लोहे का इस्तेमाल बढ़ गया, जिससे घने जंगल साफ करना और खेती करना आसान हो गया। अब राजन सिर्फ कबीले के नेता नहीं रहे, बल्कि एक निश्चित क्षेत्र के शासक बन गए। धीरे धीरे समाज में वर्ण व्यवस्था सख्त होने लगी। ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र श्रमिक के रूप में लोगों के कार्य और सामाजिक स्थिति तय होने लगी। धर्म और दर्शन पर गहन विचार विमर्श शुरू हुआ, जिसका निचोड़ उपनिषदों में मिलता है, जो आत्मा, ब्रह्म और कर्म के गूढ़ विचारों को सामने लाए। अब हम करीब 600 ईपू के आसपास आ चुके थे। उपमहाद्वीप एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा था। छोटे छोटे कबीलाई राज्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों में बदल रहे थे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। उत्तर भारत में 16 ऐसे महाजनपद उभरे, जैसे शक्तिशाली मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इन राज्यों की अपनी राजधानियां थीं, स्थायी सेनाएं थीं और कर वसूलने की एक व्यवस्थित प्रणाली थी। यह वह समय था जब पहली बार भारत में स्थायी और केंद्रीकृत शासन की नींव रखी जा रही थी। इसी उथल-पुथल भरे समय में, जब पुरानी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे,
दो महान आध्यात्मिक शिक्षक सामने आए जिन्होंने भारतीय दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में हुआ था। उन्होंने सांसारिक दुखों का कारण जानने के लिए अपना आलीशान जीवन त्याग दिया और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया, जिसमें मध्यम मार्ग पर चलकर दुख से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया गया। दूसरा बड़ा व्यक्तित्व थे वर्धमान महावीर, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने। उन्होंने अत्यंत अहिंसा, सत्य, अस्थेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, संयम और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना के सिद्धांतों पर जोर दिया। मगध की बढ़ती शक्ति, जिसने सभी महाजनपदों पर हावी होना शुरू कर दिया, और बुद्ध व महावीर के क्रांतिकारी विचारों ने मिलकर एक नए भारत की पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी। इस कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे मगध की इस शक्ति ने एक विशाल साम्राज्य का रूप लिया और कैसे एक चरवाहे का बेटा भारत का महानतम सम्राट बना। मगध का उदय और मौर्य साम्राज्य गंगा के मैदानों में, जहां चावल और गेहूं की फसलें लहलहाती थीं, वहीं मगध की शक्ति का बीज बोया गया। यह करीब 544 ईसा पूर्व का समय था। मगध की भौगोलिक स्थिति, उसकी राजधानी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र की किलाबंदी और लोहे के समृद्ध भंडार ने उसे बाकी 16 महाजनपदों से आगे कर दिया। मगध के सिंहासन पर पहली महान राजवंश हर्यक वंश का उदय हुआ, जिसके शासक बिंबिसार ने वैवाहिक गठबंधनों और विजयों के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके पुत्र अजातशत्रु ने मगध को और भी मजबूत किया, लेकिन मगध की शक्ति का असली उभार आया शिशुनाग और फिर नंद वंश के शासनकाल में। नंद शासक, विशेषकर महापद्म नंद, को क्रूर लेकिन असाधारण रूप से शक्तिशाली माना जाता था। उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी की और लगभग पूरे उत्तरी भारत को एक ही छत्र के नीचे ले आए। इसी समय भारत को पश्चिम से एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। 326 ईसा पूर्व में यूनानी विजेता सिकंदर अलेक्जेंडर अपनी सेनाओं के साथ पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश कर गया। उसने स्थानीय राजाओं को हराया, जिनमें सबसे प्रमुख राजा पोरस थे, जिन्हें झेलम हैडस्पीस नदी के किनारे हुए भीषण युद्ध में पराजित किया गया। सिकंदर भले ही भारत के एक छोटे से हिस्से को जीत पाया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया। उसकी सेनाओं ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वह वापस लौट गया। लेकिन उसने पश्चिमी और उत्तरी भारत में यूनानी शासन की कुछ चौकी छोड़ दी। सिकंदर के जाने से उत्पन्न हुई अराजकता और नंदों के कुशासन का फायदा एक साधारण लेकिन असाधारण व्यक्ति ने उठाया। वह था चंद्रगुप्त मौर्य। एक महान विचारक और कूटनीतिज चाणक्य कौटिल्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक सेना खड़ी की। 322 ईसा पूर्व के आसपास उसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को अपदस्थ करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक ही शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अधीन लाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल मगध को स्थिर किया, बल्कि अपनी विजय यात्रा जारी रखी। उसने सिकंदर द्वारा छोड़े गए यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया और संधि के तहत आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त का शासन अत्यंत व्यवस्थित और केंद्रीकृत था, जिसके नियमन के लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा, जो शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति का एक विस्तृत संग्रह है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया, लेकिन मौर्य वंश का सबसे महान शासक और संभवतः भारतीय इतिहास का सबसे महान सम्राट अशोक हुए। अशोक शुरू में एक महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक माने जाते थे, जिन्होंने अपने भाइयों को मारकर सिंहासन हासिल किया। उन्होंने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग, आज का ओडिशा, पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध इतना भयानक था कि लाखों लोग मारे गए और अपार विनाश हुआ।
इस नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध की नीति त्याग दी और धर्म नहीं बल्कि एक नैतिक संहिता के मार्ग को अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे राजकीय संरक्षण दिया। अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों को स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया। ये अशोक स्तंभ आज भी पूरे उपमहाद्वीप में मौजूद हैं, जो हमें सहिष्णुता, अहिंसा, बड़ों का सम्मान और परोपकार का संदेश देते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूतों को श्रीलंका से लेकर मध्य एशिया तक भेजा, जिससे यह धर्म एक विश्व धर्म बन गया। अशोक का शासनकाल शांति, समृद्धि और कला के विकास का स्वर्ण युग था। लगभग 1.5 शताब्दी तक चला यह विशाल मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के बाद कमजोर पड़ने लगा। उत्तराधिकारी कमजोर थे, केंद्रीय नियंत्रण ढीला पड़ने लगा और स्थानीय शासक स्वतंत्र होने लगे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी, जिससे मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और एक नए विकेंद्रीकृत युग की शुरुआत हुई। इस कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि मौर्यों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक जमीन पर क्या-क्या बदलाव आए और एक और स्वर्ण युग का जन्म कैसे हुआ। आक्रमण, कला और गुप्त काल का स्वर्ण युग। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता भंग हो गई। यह लगभग 185 ईसा पूर्व से शुरू होकर अगली 5 सदियों तक विदेशी आक्रमणों और स्थानीय शक्तियों के बीच खींचतान का समय था। उत्तर पश्चिम से लगातार नए समूह आते रहे और भारतीय समाज में घुलते मिलते रहे। सबसे पहले मौर्यों के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली और शुंग वंश की स्थापना की, जिसका शासन मध्य भारत तक सीमित रहा। इसके बाद कण्व वंश और दक्षिण में सातवाहन जैसे शक्तिशाली राजवंश उभरे, जिन्होंने व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा दिया। सातवाहन शासकों ने महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक एक बड़ा राज्य बनाया और अमरावती जैसी शानदार बौद्ध कला के केंद्रों को संरक्षण दिया। लेकिन इस समय उत्तर पश्चिमी भारत का इतिहास युद्ध और संस्कृतियों के मिश्रण से लिखा गया। यूनानी, शक, पार्थियन और अंत में कुषाण, एक के बाद एक विदेशी शक्तियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। इन आक्रमणकारियों में सबसे महत्वपूर्ण थे कुषाण, जिनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर गंगा के मैदानों तक फैला था। उनका सबसे महान शासक था कनिष्क। कनिष्क का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वह बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था और उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। उसी के शासन में बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं, हीनयान मूल शिक्षाओं का पालन और महायान बुद्ध को ईश्वर मानना और मूर्ति पूजा में बढ़ा। कुषाणों ने गांधार कला को जन्म दिया, जिसमें भारतीय और यूनानी मूर्तिकला शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिला। इसी काल में रेशम मार्ग, सिल्क रोड पर भारतीय व्यापार फला फूला, जिससे देश में भारी समृद्धि आई। इस राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद यह समय साहित्य, दर्शन और विज्ञान के विकास के लिए उपजाऊ था। इसी दौरान प्राचीन भारत के 2 महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत को उनका वर्तमान रूप मिला और भारतीय जीवन मूल्यों की नींव रखी गई। इसके बाद 3री शताब्दी ईस्वी के अंत में भारत एक बार फिर राजनीतिक एकता की ओर बढ़ा। गंगा के मैदान में गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसने लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन इसका विस्तार और गौरव उनके पुत्र समुद्रगुप्त के अधीन हुआ। समुद्रगुप्त सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, जिन्होंने लगभग पूरे भारत पर विजय प्राप्त की, बल्कि एक कला प्रेमी और वीणा वादक भी थे। उन्हें उनकी सफलताओं के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद सिंहासन पर बैठे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपनी कलात्मक और बौद्धिक ऊंचाई पर पहुंचा। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र
और उपराजधानी उज्जैन ज्ञान और संस्कृति के केंद्र बन गए। चीनी यात्री फाहियान ने इस दौरान भारत की यात्रा की और गुप्तकालीन प्रशासन की शांति और समृद्धि का वर्णन किया। गुप्त काल में ज्ञान का विस्फोट हुआ। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा को और विकसित किया, पृथ्वी के गोल होने और अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत दिया। वराहमिहिर ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और चरक और सुश्रुत के कार्यों ने आयुर्वेद को उसकी पूर्णता तक पहुंचाया। संस्कृत भाषा और साहित्य अपने चरम पर पहुंचा। कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ने अपने कालजयी नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और महाकाव्य रघुवंशम इसी समय लिखे। अजंता की शानदार गुफा चित्रकला और देवगढ़ के दशावतार मंदिर की उत्कृष्ट वास्तुकला गुप्त काल की कलात्मक ऊंचाई की गवाही देती है। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसका मुख्य कारण था मध्य एशिया से बर्बर आक्रमणकारी हूणों का लगातार दबाव। हालांकि गुप्त शासकों ने हूणों को कई बार पराजित किया, लेकिन लगातार युद्धों से साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति क्षीण हो गई। 550 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य बिखर गया और भारत फिर से छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बंट गया। इस कहानी के अंतिम भाग में हम देखेंगे कि गुप्तों के पतन के बाद कैसे भारत इस्लामिक शासन और फिर औपनिवेशिक काल की ओर बढ़ा। संघर्ष, सल्तनत, साम्राज्य और स्वतंत्रता। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति एक बार फिर विखंडित हो गई। 6ठी से 12वीं शताब्दी तक यह छोटे छोटे राजपूत राज्यों का युग रहा। कन्नौज में हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी जैसे कुछ महान शासक उभरे, जिन्होंने उत्तर भारत में एक बड़ा राज्य स्थापित किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कोई भी केंद्रीय शक्ति उत्तर भारत को एकजुट नहीं रख पाई। दक्षिण में पल्लवों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों और बाद में विशाल चोल साम्राज्य, जिन्होंने अपनी नौसेना की शक्ति से दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार और संस्कृति का विस्तार किया। जैसे राजवंशों ने कला, वास्तुकला और समुद्री व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसी बीच 7वीं शताब्दी से भारत के पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर इस्लामिक आक्रमण शुरू हुए। पहला बड़ा सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया। हालांकि 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण किए, लेकिन उसका उद्देश्य यहाँ साम्राज्य स्थापित करना नहीं, बल्कि मंदिरों और समृद्ध शहरों को लूटना था। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में वह पृथ्वीराज चौहान से हार गया, लेकिन अगली ही साल तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में उसने पृथ्वीराज को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। इस विजय ने उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली। गोरी की मृत्यु के बाद उसके एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग राजवंशों गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ने शासन किया। यह एक ऐसा काल था जब तुर्क और अफगान शासकों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और सैन्य सुधार किए, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सन की योजनाओं से इतिहास में अपनी जगह बनाई। इस युग ने वास्तुकला की एक नई शैली को जन्म दिया, जिसमें इस्लामी मेहराबों, गुंबदों और मीनारों का भारतीय शैलियों के साथ संगम हुआ। 1526 ईस्वी में मध्य एशिया के बाबर नामक एक महत्वाकांक्षी शासक ने भारत पर आक्रमण किया। पानीपत की पहली लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल शासकों ने 2.5 शताब्दियों तक भारत पर राज किया और एक विशाल एकीकृत साम्राज्य खड़ा किया। मुगलों का सबसे महान शासक अकबर 1556 से 1605 ईस्वी था। उसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि एक समावेशी धार्मिक नीति
सुलह-ए-कुल, सबके साथ शांति अपनाई और हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया। जहांगीर के शासनकाल में कला, खासकर चित्रकला, अपने चरम पर पहुंची और शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला जैसी वास्तुकला की अमर कृतियां दी। औरंगजेब 1658 से 1707 के कठोर धार्मिक नियमों और साम्राज्यवादी विस्तार ने मुगलों को उनकी भौगोलिक ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन साथ ही साम्राज्य में दरारें भी पैदा कर दी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा। इस कमजोरी का फायदा उठाकर मराठा, सिख और बंगाल व हैदराबाद के स्थानीय नवाब जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी समय 16वीं शताब्दी से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भारत में प्रवेश कर चुकी थीं। मुगल शक्ति के क्षीण होते ही ये कंपनियां, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार से राजनीतिक प्रभुत्व की ओर बढ़ी। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 कंपनी की निर्णायक जीतें थीं, जिन्होंने उन्हें बंगाल, बिहार और ओडिशा पर वास्तविक नियंत्रण दे दिया। अगले 100 वर्षों में कंपनी ने मराठा, मैसूर और सिखों को हराकर लगभग पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली संगठित लेकिन असफल क्रांति हुई, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश ताज ने सीधे भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश शासन ने भारत को एक प्रशासनिक और कानूनी ढांचा दिया, लेकिन साथ ही यहाँ की संपत्ति का बड़े पैमाने पर दोहन किया और भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। इसके जवाब में 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने धीरे धीरे स्वशासन की मांग करनी शुरू कर दी। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता संग्राम ने निर्णायक मोड़ लिया। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित एक विशाल जन आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे संघर्षों ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी अपने अपने तरीके से इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लंबा संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोर आर्थिक स्थिति और भारतीय जनता के अथक दबाव का परिणाम था। आखिरकार ब्रिटिश संसद ने भारत को आजाद 15 अगस्त 1947 को सदियों के संघर्ष के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में। ये एक नई सुबह थी। एक प्राचीन सभ्यता ने आखिरकार एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में अपनी नियति स्वयं लिखनी शुरू कर दी थी। हम आशा करते हैं कि भारत के इस महान इतिहास की कहानी ने आपको एक अनूठा अनुभव दिया होगा। द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्द ही मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक यात्रा पर। धन्यवाद।